भारत के इतिहास में न जाने कितने साम्राज्य बने और मिटे, लेकिन कभी सोचा है कि सबसे पहला साम्राज्य बना कैसे? चलिए, आज उसी कहानी में चलते हैं, जब 16 महाजनपदों की आपसी लड़ाई में मगध नाम का एक राज्य सब पर भारी पड़ गया। ये कहानी है रणनीति की, महत्वाकांक्षा की और उस सत्ता की जिसने भारत की तकदीर ही लिख दी। और यही वो सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, हर कोई बड़ा बनना चाहता था, तो आखिर मगध ने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी के 15 राज्य नहीं कर पाए? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस समय की दुनिया को समझते हैं। ये वो भारत है जहाँ कोई एक राजा या एक शक्ति नहीं है, बल्कि 16 बड़े बड़े ताकतवर राज्य हैं जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। और इनमें से हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने और दूसरे पर अपना दबदबा कायम करने की फिराक में लगा हुआ था। तो इस महासंग्राम में मगध सबसे आगे कैसे निकल गया? देखिए, इसकी सफलता के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही ठोस कारण थे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने मगध को इतना शक्तिशाली बना दिया। मगध की सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लोकेशन, उसका भूगोल। उसकी शुरुआती राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, मतलब एक ऐसा कुदरती किला जिस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। और बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी तो वो तो गंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर थी, एक जल दुर्ग यानी पानी का किला जो और भी ज्यादा महफूज था। अब देखिए, एक मजबूत सेना के लिए पैसा और खाना दोनों चाहिए, और मगध के पास इनकी कोई कमी नहीं थी। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन से इतनी फसल होती थी कि सेना और लोगों का पेट भरने के बाद भी अनाज बच जाता था। ऊपर से नदियों के जरिए होने वाले व्यापार पर भी उनका कंट्रोल था, जिससे खजाना हमेशा भरा रहता था। और फिर आती है सबसे जरूरी चीज, सैन्य ताकत। पास के घने जंगलों से उन्हें अपनी सेना के लिए हाथी और निर्माण के लिए लकड़ी दोनों आसानी से मिल जाते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास लोहे और तांबे के भंडार थे। इसका मतलब ये कि वो अपने दुश्मनों से कहीं बेहतर और घातक हथियार बना सकते थे। इन सभी फायदों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए काबिल नेतृत्व की जरूरत थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हर्यंक वंश की। इसी वंश ने मगध के विस्तार की शुरुआत की, लेकिन उनके राजाओं के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे पिता बिंबिसार, जो एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैट थे। उन्होंने जंग लड़ने की बजाय शादी के रिश्ते बनाकर अपने राज्य को फैलाया। कोसल और वैशाली जैसे ताकतवर राज्यों में शादी करके उन्हें अपना दोस्त बना लिया। तो दूसरी तरफ था उनका बेटा अजातशत्रु, जिसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर राजगद्दी छीन ली। वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की भाषा समझता था। अजातशत्रु के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था वैशाली का गणराज्य संघ। ये कई छोटे छोटे राज्यों का एक बहुत मजबूत गठबंधन था, जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो सवाल ये उठता है कि अजातशत्रु ने आखिर किया कैसे? देखिए, ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। अजातशत्रु ने एक बहुत लंबी और सोची समझी योजना पर काम किया। सबसे पहले तो उसने अपने एक मंत्री को वैशाली भेजा ताकि वो उनके नेताओं के बीच फूट डाल सके। फिर पाटलिपुत्र में एक मजबूत किला बनाया, और इसके बाद उसने ऐसे नए नए हथियार इस्तेमाल किए जो पहले किसी ने देखे तक नहीं थे। रथ मूसल यानी ब्लेड वाला रथ, और महाशिलाकंटक जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। पूरे 16 साल चली इस लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उसने वैशाली को जीत ही लिया। हर्यंक वंश ने मगध की नींव तो बहुत मजबूत कर दी थी, लेकिन एक असली साम्राज्य बनाने का काम तो अभी बाकी था। अब मंच पर वो लोग आए जिन्होंने मगध को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। इसके बाद आया शिशुनाग वंश, और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बहुत जरूरी था। उन्होंने मगध के सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन अवंती को जंग में हराकर उसका हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसके बाद मध्य भारत में मगध को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। और फिर आए नंदवंश। इन्हें ही भारतीय इतिहास का पहला एम्पायर बिल्डर यानी साम्राज्य निर्माता माना जाता है। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा राज्य मिला, और अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत के दम पर उन्होंने उसे और भी बहुत बड़ा बना दिया।
नंदों की असली ताकत थी उनकी सेना। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि जब सिकंदर के सैनिकों ने उसके बारे में सुना तो उनके आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सेना आखिर कितनी बड़ी थी। जरा अंदाजा लगाइए, नंदों की सेना में थे 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, जो पलक झपकते ही किसी भी जंग का पासा पलट सकते थे। और सबसे खतरनाक 3,000 युद्ध हाथी, ये उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। यही वो ताकत थी जिसके खौफ से सिकंदर की विश्व विजेता सेना ने भी हथियार डाल दिए थे। तो इस तरह एक के बाद एक राजवंशों ने मगध की भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य ताकतों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे भारत के पहले साम्राज्य को खड़ा किया। तो मगध की विरासत क्या थी, हमें उससे क्या मिला? सबसे जरूरी बात तो यह है कि उन्होंने पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया। उन्होंने पाटलिपुत्र को भारत की राजनीति का सेंटर बनाया, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और सबसे बढ़कर उन्होंने उस महान मौर्य साम्राज्य के लिए एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य नींव रखी, जिसकी कहानी हम सब जानते हैं। तो सार ये है कि मगध का उदय कोई चमत्कार नहीं था। ये सही जगह, सही संसाधन और सही समय पर सही नेतृत्व के आने का एक मिला-जुला नतीजा था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो कई पीढ़ियों और कई चरणों में जाकर पूरी हुई। मगध ने एक साम्राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा और सबसे शानदार अध्याय तो अभी लिखा जाना बाकी था। तो सवाल ये है कि इस मजबूत नींव पर कौन उस साम्राज्य को खड़ा करेगा जो न सिर्फ मगध बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को एक कर देगा।